हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की इस क्लास में। और आज की ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 क्वेश्चन तक हुआ था, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टीचिंग जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे न्यू चैनल इजी लर्निंग टेट क्लासेस से जुड़ सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको तैयारी कराई जा रही है। इस समय सुपर टेट के वीडियोस दिए जा रहे हैं, तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ें। इजी लर्निंग टेट क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ पर स्थित है? तो इसके विषय में कल भी एक क्वेश्चन आया था, हमने बताया था खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं जो हैं ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा में। और ये शुंग काल में निर्मित कराई गई थी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है कंकाली टीला, मथुरा, भरहुत, संघोल, पेशावर। तो यहाँ पर भरहुत को छोड़ के और तीनों ही जो हैं ये कुषाण काल के दौरान इनका विकास हुआ और ये पल्लवित पुष्पित हुई और ये बौद्ध स्थल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कंकाली टीला, मथुरा, संघोल, पेशावर, ये तीनों ही बौद्ध स्थल हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अशोक के पुत्र दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बादामी, सीतामढ़ी, लोमस ऋषि, गोपिका। तो यहाँ पर गोपिका गुफा जो है ये अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। नागार्जुन की जो पहाड़ी है इस पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। कौन कौन सी? वहियका गुफा, गोपिका गुफा, वडवित गुफा। इन तीनों का ही निर्माण अशोक के पोते दशरथ ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर सोर भंडार गुफा में प्रवेश द्वार जो है वो द्वार पर मेहराब बनाया गया है और ये ऊपदार पॉलिश है इस मेहराब पर। ठीक है, कन्हेरी की गुफा संख्या 2 और 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति है और गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। कहाँ पर? कन्हेरी गुफाओं में। कन्हेरी गुफाओं का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे सभी गुफाओं के विषय में बताया गया है। गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, और सप्तपर्णी तथा सोण भंडार गुफाएं जो है ये सप्तपर्णी गुफा में 7 कक्ष है। तो यही जो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं हैं, ठीक है, ये इनके समूहों को 7 गुफाएं हैं का समूह है। तो 7 गुफाओं के समूह को 7 घर या सप्तपर्णी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, कभी कभी पूछ लेता है लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो आप याद रखेंगे कि बराबर की पहाड़ी में मौर्य वास्तुकला अगर देखें तो लोमस ऋषि की जो गुफा है इसकी खुदाई 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान की गई थी। ठीक है, और इसे आजीविक भिक्षुओं को उपहार में दिया गया था। नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, आपको बता ही दिया। गोपिका गुफा, वदितिका गुफा, वापिका गुफा। इन तीनों का ही निर्माण अशोक के पोते दशरथ के द्वारा करवाया गया। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, और इनका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बराबर और नागार्जुन पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है।
लोमस ऋषि भाजा कार्ली खंडगिरी, भाजा कार्ली लोमस ऋषि खंडगिरी, खंडगिरी लोमस ऋषि भाजा कार्ली, लोमस ऋषि खंडगिरी भाजा कार्ली। ये गुफाएं हैं और इनको आपको कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोमस ऋषि सबसे पहले, लोमस ऋषि की गुफा, फिर भाजा कार्ली की, फिर खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है डैश। मूर्ति शिल्प जो परखम यक्ष है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मौर्य काल से संबंधित है। परखम यक्ष की जो मूर्ति शिल्प है ये मौर्य काल से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और डैश को दर्शाया गया है, यानी घोड़ा, गैंडा, वृषभ, गाय। तो बाघ, हाथी और किस पशु को दर्शाया गया है इन चार ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वृषभ। बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर। ठीक है, बाघ, हाथी और वृषभ, तो याद रखिएगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो मोहरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी आर्ट एग्जाम में, तो इसको भी आप पढ़िएगा, जरूर से ध्यान दीजिएगा। और पशु आकृति युक्त मोहरें जो आपके हैं ये मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। जैसे शिव पशुपति की मोहर पे मतलब बनी हुई है आकृति, इसके विषय में एक क्वेश्चन आपको डिटेल में पहले ही बताया गया है, पहले पार्ट में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो पशु आकृति युक्त मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ईरान का प्रभाव दिखाई देता है अशोक स्तंभ पर, जो कि मौर्य काल में निर्मित की गई थी। ईरानी कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है और ईरानी कला शैली की तरह निर्मित अशोक के जो स्तंभ है इनकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये भी याद रखिएगा, चमकीली पॉलिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, तो आप सभी जानते हैं कि पशुओं की आकृतियां हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्कल प्रदेश। इसके पहले भी चैनल पर क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपने शायद अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई गई है और सभी प्लेलिस्ट में आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो आपके आर्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो एक बार आपसे फिर कहेंगे कि चैनल पर विजिट कीजिए और सभी वीडियो देखिए, अपना नोट्स अभी से तैयार कीजिए, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने? उत्कल प्रदेश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा एक दूसरा चैनल है इजी लर्निंग टेट क्लासेस। अगर आप टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे डेली वीडियोस दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सम्राट अशोक की राजधानी थी, तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम सफलता प्राप्त की थी अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया था
उन्होंने लेखों के देवानोपी की पहचान सिंघल के राजा तिस्से से कर डाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक स्तंभ किससे बने थे? तो अशोक के जो स्तंभ थे ये चुनार सैंडस्टोन से बने थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनार सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना था? सांची और भरहुत का जो स्तूप था ये शुंग काल में निर्मित हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग काल। मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, जिनमें सांची का स्तूप एवं भरहुत का स्तूप अति प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। ये स्तूप लकड़ी एवं ईंट से बने होने के कारण अपने मूल अवस्था में नहीं रह सका, जिनका शुंग शासकों के समय पुनः जीर्णोद्धार कराया गया और इन्हें सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप समकालीन कलाकारों के विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी समकालीन भारतीय कलाकार, वहाँ पर आपको बहुत सारे कलाकारों के विषय में डिटेल में जानकारी दी गई है। निश्चित ही अगर आप वो सारे वीडियोस देखते हैं तो कलाकारों के टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसे आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में, गुप्त काल में? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क काल में। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं ये कनिष्क काल में बनवाई गई हैं। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनवाना प्रारंभ किया। इसके समय में सबसे पहले मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई? तो याद रखिएगा, मथुरा कला शैली में। कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो है तक्षशिला, जहां गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं, तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जावा। विश्व की बात की जाए तो जावा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। जावा का बौद्ध स्तूप जो कि विश्व का सबसे बड़ा तथा अनेक प्रकार का एकमात्र स्तूप है और इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि? तो संसार की जो सबसे पुरानी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। राइट आंसर ऑप्शन ए। मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में ही लेख खुदवाए थे, ये भी आप याद रखिएगा, जिसको पढ़ने में सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है, तो इनमें से कौन सी लिपि है जो अशोक के स्तंभ पर लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य को कहा जाता है, चैत्य को क्या कहा जाता है? तो पूजा घर। राइट आंसर ऑप्शन ए, पूजा घर। ठीक है, विहार को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि विहार को क्या कहा जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल क्या है? सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार, ललितगिरी उड़ीसा, जयपुर राजस्थान? तो आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था सबसे पहला उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र, ज्योतिष के लिए, धनुर्विद्या या फिर खगोल शास्त्र के लिए? तो चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इनको एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य।
ठीक है, याद रखिएगा चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से। नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जब राजा बनाया गया तो उन्होंने अर्थशास्त्र, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि सभी महान ग्रंथों की रचना की थी। तो चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लिए। और इनका दूसरा नाम, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, बिहारों में रहते थे। एक स्तूप गुफा होती थी जहाँ पर प्रार्थना और उपासना की जाती थी। तो यहाँ पर चैत्य और विहार दो चीज़ें बनाई जाती थी। चैत्य जो था वो निवास स्थल होता था और विहार जो था वो चैत्य जो होता था वो पूजा गृह होता था। तो याद रखिएगा चैत्य क्या होता था, पूजा गृह। ठीक है, चैत्य को पूजा गृह कहते हैं और विहार जो होता है वो निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सांची की शालभंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की हैं। आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल, चंदेल काल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सांची जाना जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे के खान के लिए, विष्णु मंदिर के लिए। तो आप सभी इस क्वेश्चन से बहुत ही परिचित होंगे। टीजीटी 2009 का प्रश्न है। सांची बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध स्तूप के लिए। सांची मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इस स्थल को स्तूप तथा स्तंभ निर्माण के लिए चुना गया था, सांची को। और कहा जाता है कि बुद्ध ने अस्थियों पर बनाए गए 8 प्रारंभिक स्तूपों में से 7 को अशोक ने खुदवाया था। ठीक है, इनमें रखे हुए धातुओं को निकालकर उन्हें अपने बनाए असंख्य स्तूपों में रखवाया जो इसके साम्राज्य में फैले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, और ये आपका पुस्तक और लेखक से लिया गया प्रश्न है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, आधुनिक काल में। तो इंडिका नामक जो पुस्तक है ये आपकी मौर्य काल में लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। पुस्तक और लेखक का वीडियो भी चैनल पे आपको मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ, सभी के लेखक बताए गए हैं। आप उसको देख लेते हैं तो आपका इस तरह का प्रश्न एकदम क्लियर रहेगा एग्जाम में। ठीक है, इंडिका जो है मौर्य काल से संबंधित है और इसकी रचना यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के द्वारा की गई, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखिए। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया है। तो कुशीनगर का जो आधुनिक नाम है वो कसिया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध का यानी परिनिर्वाण स्थल जो कुशीनगर है इसको कसिया के नाम से जाना जाता था और इस स्थल पर 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 184 से 172 ईसा पूर्व। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 184 ईसा पूर्व के साथ बढ़ी। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश में स्तूपों इत्यादि का निर्माण में काफ़ी प्रगति की गई। तो याद रखिएगा कि बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, विहार का, महापरिनिर्वाण का। स्तूप जो प्रतीक होता है वो समाधि का प्रतीक होता है। तो याद रखेंगे स्तूप समाधि का प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्तूप को टीला भी कहा जाता है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर देखिए। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है। नहीं जरूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं शब्द पर ध्यान दिया करिए, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो गाय। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गाय नहीं है। मृग, सांड, अश्व तीनों ही हैं, लेकिन गाय नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राज चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हैं। इसके पहले भी इसके विषय में मैंने आपको दिखाया था चित्र, और यहाँ पर एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है। तो गाय नहीं है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये विदिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ का पिलर जो बना था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व बना था। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखिए। अशोक का पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 9.7 मीटर। अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर यानी कि 32 फीट, और इस स्तंभ का जो व्यास है वो 35 इंच व शीर्ष पर 26 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप आकार में चौकोर हैं, आकार में आयताकार हैं, या फिर अर्धवृत्ताकार, आकार में त्रिभुजाकार? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार हैं सांची के स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम, लूवर म्यूजियम यानी कि लूव्र म्यूजियम पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम। ठीक है, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त जो बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, ये किस संग्रहालय में रखी गई है? बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है वो बर्मिंघम म्यूजियम में रखी है। ठीक है, इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी माना जाता है, और इसका जो भार है 500 किलोग्राम से अधिक है। यह 2.3 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी है। नीचे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, ये मिलान करने के लिए है। गुप्त काल, शाहजहां काल, बीवी दोषी, रामकिंकर बैज, और एक तरफ इनसे मिलान करना है। वास्तुकला का सुनहरी युग, कला का सुनहरी युग, कुत्ते के साथ महिला, वास्तु। तो अगर मिलान वाले क्वेश्चन में से आपको 2-3 भी पता रहते हैं तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा गुप्त काल जो था वो कला का सुनहरा युग माना जाता है। तो गुप्त काल कला का सुनहरा युग। ठीक है, ए का दूसरा हो गया। और वास्तुकला का जो सुनहरा युग है ये शाहजहां का काल माना जाता है। वास्तुकला का सुनहरा युग शाहजहां के काल को माना जाता है। और बीवी दोषी जो हैं ये वास्तुकार हैं, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, फिर आपका एक ऑप्शन बचता है रामकिंकर बैज। तो अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, रामकिंकर बैज के 2 वीडियो दिए गए हैं बहुत ही डिटेल में। तो कुत्ते के साथ महिला जो है ये रामकिंकर बैज की मूर्ति शिल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कौन सा ऑप्शन राइट है आप देख लीजिए। ए का दूसरा किस में है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? इसी तरह का एक प्रश्न आपके टीजीटी में, यूपी टीजीटी में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि यमुना का वाहन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 82, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगरमच्छ। ठीक है,
इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गुप्तकालीन गंगा की मूर्ति को मकर पर खड़ी दर्शाया गया है। अहिच्छता से प्राप्त विशाल आदमकद गंगा यमुना की त्रिभंग मुद्रा में मकर तथा कच्छप पर खड़ी मृण मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो यमुना को कछुए पर याद रखिएगा। वेशनगर से प्राप्त प्रस्तर से निर्मित मूर्ति मकर वाहिनी गंगा त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। मकर वाहिनी गंगा के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। उदयगिरी की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कच्छप पर जलकुंभ लिए प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित दर्शाया गया है। साथ ही देखिए, उदयगिरी की गुहा भित्ति पर सागर देवता वरुण को घट लिए दर्शाए गए हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की दीवार पर, पूर्वी दीवार पर हिमालय में नर नारायण तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लिया करें। दक्षिण दिशा की दीवार पर शेष नाग पर शयन करते चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति भी है। उल्टी दीवार पर गरुड़ पर बैठे विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में मृण मूर्ति कला तकनीकी और सौंदर्य दोनों ही दृष्टियों से काफ़ी अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये भी आप याद रखिए, इसीलिए गुप्त काल को कला का सुनहरा युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित हैं। तो इसके पहले हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है उदयगिरी गुफाओं के विषय में, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित हैं ये गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है? तो ध्यानमग्न जो बुद्धा है ये आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। राइट आंसर सी। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? ये आपका काली घाट में पाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? काली घाट में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली और तकनीक, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी की मूर्तिकला और धर्म संघ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। ठीक है, ये आपके गुप्त अवधि की मूर्तियों की विशेषता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। ये सभी क्वेश्चन आपके DSSB से लिए गए हैं। गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। गुप्त चित्रकला शैली में आभामंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। सारनाथ के बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तांबे द्वारा निर्मित है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी हो जाता है, गुप्त चित्रकला शैली में आभामंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने। राइट आंसर बी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है और चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की जो है प्रौढ़ परंपरा को दर्शाने वाली एकमात्र ग्रंथ रहा है। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र जो है इसमें भारतीय चित्रकला को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है और चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और इसका बाद में जो अनुवाद किया वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामपुर व बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, पटना संग्रहालय बिहार। तो रामपुर व जो बुल कैपिटल है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर सी। इसकी खोज 1876 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने की थी और यह अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त 7 अन्य पशु जो हैं पशु कैपिटल में से एक है।
जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, मेघदूत कालिदास की रचना है। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की थी, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से प्रथम 2 महाकाव्य हैं और इसके बाद के 2 खंड काव्य हैं। अंतिम 3 जो हैं ये आपके नाटक ग्रंथ हैं, तो याद रखिएगा। और इन सभी की रचना जो हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है, ये भी याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आपके सामने होगी। तो दोस्तों, आप लगातार अपने प्रयास को जारी रखें, अपने प्रिपरेशन करते रहें, बीच में ब्रेक नहीं लगाना है, लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, अपने नोट्स को कलेक्ट करें, अच्छे से बना लें और रिवीजन के टाइम में उस नोट्स को आप ज़रूर पढ़ेंगे, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप सभी वीडियो को देखिए, सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है इसको आप जाया नहीं जाने देंगे, यानी कि आप अपने एक सीट ज़रूर लेकर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है, राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गुप्त काल में अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ था। अजंता जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की खोज 1819 में हुई थी। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ सर्वश्रेष्ठ कार्य जो हुआ गुप्त काल में हुआ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अजंता का वीडियो चैनल पे दिया गया है और बहुत सारे लोगों ने देख लिया है अब तक। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। सभी गुफाओं की चित्रकला में आपको सभी गुफाएं मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचयिता है वो कालिदास ने की, राइट आंसर ऑप्शन ए कालिदास। अभी इसके ऊपर मैंने बताया उनकी और भी जो रचनाएं हैं, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है? बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी शुंग काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर भी देखिए, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के निकट, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है और यह भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा पर है, काफ़ी प्राचीन है। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 से 413 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। किन्होंने? राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता? वैणिक, वर्णिका, नागर, मिश्र। राइट आंसर बी हो जाएगा वर्णिका। वैणिक, नागर और मिश्र तीनों ही आते हैं, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, वैणिक, नागर, मिश्र एवं सत्य चित्र। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, वैणिक, नागर, मिश्र एवं सत्य चित्र। वर्णिका जो है ये आपकी कला के मूल तत्वों में से एक आता है, ठीक है, वर्णिका, वर्णभेद, ये सब कुछ, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। चित्रलक्षण के रचयिता हैं? चित्रलक्षण के रचयिता हैं राजा भयजित, जिन्हें कि नग्नजित के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर सी, ठीक है। चित्रलक्षण के रचयिता गांधार के राजा भयजित या नग्नजित थे और चित्रलक्षण का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने किया था, ये भी मैंने बता दिया है। और इस ग्रंथ में 9 रसों का उल्लेख है,
4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैदिक, नागर तथा मिश्र। और इसके अलावा 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख चित्र लक्षण में मिलता है। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगा। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है 5 प्रकार के रंग, कितने प्रकार के नेत्र बताए गए हैं, कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सब कुछ बताया गया है चैनल पे, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका भीतर गांव है जो कि कानपुर में है। ठीक है, गुप्त काल से ही यहाँ पर पाषाण एवं ईंटों से बने मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ गुप्त काल से ही हुआ है। तो पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो भीतर गांव का मंदिर। और मंदिरों से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा और सभी मंदिर के विषय में डिटेल में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग है। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को ही माना जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा सा, तो आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, ये भी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल को ही भारतीय कला का स्वर्ण काल कहते हैं। बहुत बार रिपीटेड है क्योंकि यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जाते हैं यूथ कॉम्पिटिशन बुक में, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन रिवीजन का काम करते हैं। गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता क्या रही है। सर्वप्रमुख विशेषता गुप्त काल की है मंदिरों का निर्माण। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मंदिरों का निर्माण। यहाँ पर गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। पाल शैली में, चोल शैली में, अभ्रंश शैली में, गुप्त शैली में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग भी जो आपको मिलेगा वो गुप्त शैली में किया गया है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। तो देवगढ़ का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर, ठीक है, प्राचीन झांसी जिसे कहते हैं, और यह जिला देवगढ़ नामक स्थान से दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ललितपुर। सभी मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये सर्वाधिक सुंदर है, जिसमें गुप्त मंदिरों की विशेषताएं भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज का मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुप्त। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है ये गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। 110 नंबर देखिए, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है। आयरन पिलर जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर डी। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप ही आयरन पिलर स्थित है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था। तो ये 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए हैं। तो पल्लव शासकों ने रथ वाले जो मंदिर बनवाए हैं ये महाबलीपुरम में है। राइट आंसर सी। मंदिरों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं चैनल पे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। मामल्लपुरम जो है ये मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है और इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, महाबलीपुरम। ठीक है, पहले इसे मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता था। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, 3 प्रखर प्रकार के मंदिर यहाँ बने हैं, रथ, मंडप और रचना प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका खजुराहो में है। राइट आंसर डी। बहुत ही फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में स्थित है। और ये गंडदेव के पुत्र विद्याधर के द्वारा 1056 ईस्वी के लगभग बनवाया गया शिव मंदिर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल की सर्वप्रमुख विशेषता देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मंदिरों का निर्माण रहा है गुप्तकाल की विशेषता। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। राइट आंसर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आज के इस वीडियो में। ये 3 पार्ट में दिया गया है, तो तीनों ही पार्ट आप ज़रूर देखें। जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।